गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपी बोर्ड 2026 मैथमेटिक्स मैराथन टारगेट मेरा कितना है 70 में 70, यानी कि फुल पेपर का निचोड़ हम लोग देखेंगे। फुल पेपर का जो है मैराथन आज हम लोग देखेंगे और टारगेट हमारा रहेगा 70 में 70। तो आप लोग से हम वादा करते हैं कि अगर एक क्लास आप दिल लगा के देख लिए तो क्वेश्चन का तो पैटर्न सेम यही रहेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, और ये क्वेश्चन देख के चलेंगे तो कुछ ना कुछ कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से ही मिल जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत इंजॉय करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो टारगेट कितना 70 में 70, और कोशिश करिएगा कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में रख लीजिएगा। जो भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देखने से तो उसको एक बार लिख जरूर लीजिएगा, और या अगर वो फिर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि इसी में आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे देखिएगा। पहला ही फॉर्मेट क्या है कि आप जब पेपर खोलेंगे तो यहाँ आपको अनुक्रमांक भरना रहेगा। क्या भरना रहेगा? अनुक्रमांक, जैसे 12, 62, 40, 70, 71, ये एक रूल नंबर हो गया। टोटल इसमें 10 डिजिट है और 10 डिजिट है। यहाँ अनुक्रमांक भरेंगे, यहाँ पर अपना नाम भर देंगे पेपर में, बस। ठीक है। पेपर कोड यहाँ 928 है और प्रश्न पत्र जो संख्या है या उसका संकेतांक है वो 822 BAK है। टारगेट कितना है 70। ये पेपर आपका 2025 वाला है, आपको पेपर मिलेगा 2026 में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिएगा, ये दे रखा है 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की पावर 3 गुणे 3 का एलसीएम होगा। तो आप एलसीएम जानते ही हो, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप कहते हो लासा। लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो ये होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? अर्थात जो लोवेस्ट कॉमन हो उसका मल्टीप्लाई क्या बनेगा, उसी को हम लोग लासा कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ से अगर इसको देखना है तो देखिएगा ये जो पोर्शन है इतना इतना कॉमन है, तो ये तो कॉमन हो गया 2 की पावर 3 गुणे 3। बाकी जो बच रहा है उसको भी लिख दोगे, अर्थात पहले वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू बच रही है इसी का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 के पावर 3 आप कहोगे ये हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 5। 8 गुणा 3 कितना होगा 24, 24 गुणा 5 आप करोगे तो ये हो जाएगा 120। इसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा? सी। तो आशा करें कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिएगा कि 2 माइनस अंडर रूट 3 है, ये एक क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक पहला ऑप्शन, दूसरा अपर में, तीसरा पर में और चौथा पूर्ण संख्या। पूर्णांक यानी कि इंटीजर वैल्यू। क्या पूछ रहा है? कह रहा है इंटीजर है। आपर में को आप कहते हो इरेशनल। क्या? इरेशनल। क्या कहते हो? इरेशनल। और परमे को कहते हो रेशनल। क्या कहते हो? रेशनल। ठीक है। पूर्ण वैल्यू यानी कि होल नंबर। क्या? होल नंबर। ठीक। तो ये ही आपका ये ऑप्शन दे रखा है। ये कह रहा है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जानते हो? इंटीजर ऐसे वो ऐसी वैल्यू जहां पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो, ठीक है, उसी को इंटीजर कहते हैं। और यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ 2 माइनस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 एक होल नंबर नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है।
ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ इसका हम अगर पूर्ण वैल्यू निकालें तो ये नहीं निकलेगी, इस वजह ये आपकी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा, अर्थात अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या पूछा गया है, 98 का अभाज्य गुणनखंड 98। अब अगर इसका हमें फैक्टर कर देना है तो फैक्टर हम लोग करें तो क्या बनेगा फैक्टर, ध्यान दीजिएगा। 2 से इसको ऐसे काटोगे तो 2 का गुणा 2 चौके 8, 1 बचा 2 9 18। देखो 49 आ गया, 49 किससे कटेगा, 7 सता 49 फिर 7 एकम 7, 2 गुणे क्या मिला आपका 7 गुणे 7। इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 7 कितनी बार है, 2 बार, 2 गुणे 7 के पावर 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड समझते होंगे, अभाज्य गुणनखंड ऐसा गुणनखंड बनाओ उसका कि जो संख्या स्वयं से या एक से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे। द्विघात देखो दे रखा है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल होगा। तो एक देखिएगा, आपने पढ़ा होगा शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पूछा गया है शून्य का योग, शून्य का क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है। तो शून्य का योग बराबर क्या होता है, आप कहोगे ये माइनस बी बाई ए, माइनस देखो बी क्या है, बी आप जानते होंगे, बी जो होता है ये होता है आपका एक्स का गुणांक, क्या होता है, एक्स का गुणांक। ठीक है, और ए जो होता है आपका ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ रहे हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो बी किसका गुणांक, एक्स का गुणांक। तो यहाँ पे देखिएगा तो एक्स में जो गुणा किया है वैल्यू क्या है, ये तो माइनस आपको लिखेंगे, एक्स में गुणा किया है आपका -4। ठीक है, ये यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये 4। देखो ये क्या बनेगा, माइनस और माइनस गुणा करेगा ये प्लस हो जाएगा 4/4, और 4/4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आपका विकल्प नंबर क्या है, ये विकल्प नंबर आप कहोगे बी में मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रखा है 2y = 3x - 1 और 2x + 3y = 5 का एक हल है, अर्थात इसको सॉल्व करिए और इसका हल क्या मिलेगा यही हमें करना है। तो देखिएगा ये दे रखा है आपका 2y बराबर दे रखा है 3x - 1। तो यहाँ से अगर हम y बराबर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, आप होगे 3x - 1/2, यही तो हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट कर लो। दूसरा आपका दे रखा है 2x + 3y = 5। यहाँ पर y का मान रख दो, y का मान रख दो, जो पहले वाले से का है, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रख दो। y का मान जैसे रखोगी तो ध्यान दो यह क्या बन जाएगा, 2x + 3 इंटू y की वैल्यू क्या है आपके पास, 3x - 1/2, और ये बराबर कितना है, 5 के। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व, कर लो, कुछ बचा नहीं, इसके सॉल्व कर लो। देखो क्या है, सॉल्व आप इसको करोगे तो ये देखो क्या बनेगा, चलो पहले एक बार लिख लो, 2x, यहाँ 3 देखो इंटू में है तो ये गुणा करेगा, दोनों वैल्यू में करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, x - 3 एकम 3/2 = 5। 2 से यहाँ देखिए हर बराबर करिए तो ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, -3 बट्टा सबका 2 बराबर कितना, 5। 4x और 9x जोड़ोगे, ठीक है, 4x और 9x जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13x, ठीक है, -3 और 2 से इधर गुणा करा दो तो ये 10 हो जाएगा, -3 को 75 कर दो तो 13x बराबर हो जाएगा 10 + 3, तो 10 + 3 जोड़ोगे भी 13 हो जाएगा। 13x की वैल्यू 13, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब x बराबर आपका 1 मिल गया,
आप यहीं से चाहो तो आंसर को पकड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 1/3 है, यहाँ x की वैल्यू -1 है, यहाँ पर ही केवल x की वैल्यू 1 है। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, आगे वाले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो x की जो वैल्यू 1 मिली है, आप इसको चाहो फर्स्ट में रख लो और चाहे इस सेकंड वाले में रख लो, किसी में रखोगे y की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 3 × 1 - 1/2, 3 में 3 में से 1 निकल जाएगा, ये भी 2/2 आ जाएगा, और 2/2 की भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आशा करें कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक दे रखा है समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। अब इसके देखिए मूल कैसे हम पता लगाएं। तो चलेंगे हम लोग देखेंगे, ये समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है कि 2x² + 5x - 4 = 0 के मूल होंगे। अब इसमें मूल कैसे हम पता लगाएं कि हाँ एक ही सवाल, तो देखो ये एक नंबर का सवाल, इस पे फिक्स है, और एक केवल बेसिक आपको एक फार्मूला केवल याद रखना है, b² - 4ac बराबर, यही वैल्यू निकालना है। यहाँ बराबर हम लोग अभी लिखे या ना लिखे, केवल इतना याद रखना है दिमाग में कि b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेना है। अब ये कहोगे कि BAC क्या है, तो BAC ये देखिएगा, ये आपका जो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। अगर इससे इस समीकरण का दिए हुए समीकरण से अगर कंपेयर किए हैं, तुलना करें, तो a की देखो a क्या होता है, x² का गुणांक, जैसा कि अभी पीछे भी आप सुन चुके हो। तो एक देखो x² का गुणांक, तो a की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या निकलेगी 5 निकलेगी, और c की वैल्यू क्या निकलेगी 4 निकलेगी। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, यही वैल्यू पुट कर देना है। तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × c कितना है 4 है, 5 का स्क्वायर आप हो गए 25, ये देखो माइनस है 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, ठीक है, 32 में से 25 निकल जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहीं पर दिमाग लगाना है, ये 7 आ गया। अगर यही b² - 4ac की वैल्यू b² - 4ac बराबर अगर 0 आ जाता, क्या आ जाता 0, ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाता तो इसके मूल जो होते वो वास्तविक होते और क्या होते, समान होते, वास्तविक होते और समान होते, और यही b², ठीक है, -4ac की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती, पॉजिटिव संख्या में, अर्थात कोई धनात्मक वैल्यू आ जाती, क्या आ जाती, धनात्मक वैल्यू आ जाती। तो इसके जो मूल निकलते वो असमान निकलते लेकिन वास्तविक ही निकलते। कैसे निकलते, असमान निकलते लेकिन वास्तविक निकलते। असमान का मतलब ये होता है उसके दो मूल निकलते वो अलग अलग होते, हो सकता है कोई 2 हो जाता तो दूसरा 3 हो जाता, इसी तरह 2 वैल्यू निकलती लेकिन दोनों अलग अलग निकलती, उसी को कहते हैं असमान, या भिन्न भिन्न भी लिखा मिलेगा अगर ऑप्शन में, तो वो भी आप समझिएगा। लेकिन अगर वैल्यू निगेटिव आ गई, क्या आ गई, निगेटिव आ गई, तो अगर वैल्यू निगेटिव आ गई, अर्थात यहाँ से देखिए जब निगेटिव आ जाएगी तो ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी यहाँ निगेटिव से, और ये अगर पॉजिटिव रहती तो ये बड़ी होती, ठीक है, पॉजिटिव रहती तो ये बड़ी हो जाती, ठीक है, तो निगेटिव आ जाएगी तो उस तरह से उस समीकरण का, तो इस तरह से उस समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलेगा, अर्थात इसके अकॉर्डिंग जो इसका विकल्प होगा ये सी सही चला जाएगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम b² - 4ac की वैल्यू सॉल्व करें, 0 आ जाए तो मूल होंगे वास्तविक और समान, b² - 4ac की वैल्यू अगर क्या आ जाए, सॉल्व करने पर पॉजिटिव आ जाए तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, लेकिन अगर उसकी वैल्यू कोई निगेटिव आ जाए तो कोई भी उसका वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग अब 7 नंबर वाले सवाल पे चलेंगे। 7 नंबर देखिएगा क्या लिखा है, 7 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 7 नंबर में आप देखिएगा क्या है, दे रखा है कि x² - 1/9 ये बराबर 0 दे रखा है। तो यहाँ से x² - 1/9, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा,
यहाँ -1/9 है, पक्षांतर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा और स्क्वायर रूट 1/9 की जो वैल्यू निकलेगी स्क्वायर रूट की, तो ये प्लस माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का कितना निकल जाएगा स्क्वायर रूट, √9 का जो वैल्यू निकलेगा वो 3 निकलेगा। तो ये प्लस माइनस 1/3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज देख रहे होंगे कि 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं और अधिकतर विकल्प नंबर सी सही गया है। तो अगर वहां पे पेपर में कोई सवाल अगर नहीं सही हो रहा है तो तुक्का के साथ जाना होगा, तो कोशिश करिएगा सी के साथ जाइएगा। अगर कोशिश ये करिएगा तो तुक्का ना लगाना पड़े, पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर तुक्का के साथ जाएंगे सी के, तो ये मान के चलिए कि जहां 10% चांस होता है वहां 50% चांस है कि सी वाला सही हो जाए। और इसमें भी अभी देखेंगे कि अधिकतर सी पेपर मॉडल, ठीक है, अभी इस पेपर मॉडल के अकॉर्डिंग तो हमें यही लग रहा है कि सी हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें अधिकतर आपने देखा होगा कि सी कई बार सही गया है। यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, मूल बिंदु से दूरी, क्या पूछा है, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से जब दूरी होता है तो इसका फार्मूला केवल होता है स्क्वायर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ एक वैल्यू x और एक क्या है, y है। तो x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर देखो ये -3 का स्क्वायर और प्लस क्या -5 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करोगे तो +9 हो जाएगा और 5 का करोगे तो 25 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लगा है, ध्यान दीजिएगा, 25 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पर भी सी ही सही है, क्या सही है, सी ही सही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 8 नंबर का भी आपका सी ही सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि यदि एक त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर, देखिएगा इसमें क्या कहा गया है कि दो त्रिभुज हैं, क्या है, दो त्रिभुज हैं, ऐसे कोई दो त्रिभुज है आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं। समरूप त्रिभुज वो होता है जिनके दोनों भुजाओं के बीच का जो अनुपात होता है वो समान हो। अर्थात अगर इस भुजा का अनुपात हम लोग निकालें इससे, फिर इसका इससे और इसका इससे, तो इनका जो रेशियो आए वो एक जैसा आए, समान रेशियो आए, क्या है, रेशियो जो आए समान आए और उनके कोण क्या हो, एक जैसे हो, कोण तो समान हो और उनका रेशियो में भी जो अनुपात हो, उनका जो अनुपात हो वो भी समान हो, तो उसको हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। अर्थात जैसे अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, अगर ये 2 है तो ये 4 हो गया, ये 3 है तो ये 6 हो गया। अब अगर इसको करें तो एक इसका रेशियो 1:2, इसका करेंगे तो 2/4, तो ये भी 1:2 आ जाएगा। 3/6 करोगे तो ये भी 1:2, तो इनके बीच का जो रेशियो आएगा आप देखोगे तो 1:2 ही आएगा। ठीक है, 1:2 ही आएगा। अर्थात इनके बीच जो हम लोग रेशियो निकाले, अनुपात निकाले, वो कैसा है, एक समान है। अब ऐसा नहीं कि 1/2 ही आए, समान आए बस। जो इनका बीच का अनुपात हो, अगर इनके बीच का अनुपात 3:4 आता है तो इनके बीच का भी अनुपात 3:4 आना ही चाहिए, इनके बीच का अनुपात भी 3:4 आना चाहिए, तभी त्रिभुज वो समरूप होगा और कोण क्या हो, बराबर हो। अब यहाँ दो त्रिभुज दे रखे हैं, ये त्रिभुज आपका P है, Q है और ये क्या है, R है, और ये आपका क्या है, X, Y और Z। ध्यान दीजिएगा यहाँ दे रखा है कि कोण P बराबर 49 डिग्री, ये वैल्यू दे रखा है 49 डिग्री, और कोण Y बराबर क्या दे रखा है, 57 डिग्री, ये दे रखा है 57 डिग्री। तो हमें इस कोण R की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखा जाए बाबू, ये अगर 57 है, अभी इनके रेशियो, तो ये 57 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 57, ये 49 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 49, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार है, ये 49 है और ये 57 है, ये 57 है, 57 हो गया, ये 49। अब हमें निकालना, अगर चाहे इससे Z हो चाहे R हो, तो R बराबर Z और यहाँ कह सकते हो P बराबर X और Q बराबर Y। तो हमें यहाँ निकालना है, तो PQR में हम अगर देख लिया जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, यही तो, और ये बराबर आप लिखोगे कितना, 180। अब आप यहाँ जोड़ लो कि 49 प्लस 57 प्लस कोण R, यही तो, बराबर 180। जोड़ लिया जाए, अगर 49 और 57 जोड़ा जाए तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 106, यानी कि 106 प्लस कोण R, ये बराबर कितना, 180। ठीक, तो कोण R की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए तो 180 माइनस 106 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 74।
कितना आ जाएगा 74, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर सी, ठीक है। तो आगे पहुंचेंगे हम लोग। क्या है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, कहा गया है एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, यहाँ एक कोई Q बिंदु है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से कोई एक स्पर्श रेखा खींची गई है इसे, और यहाँ इसका केंद्र है, इस केंद्र से इसकी दूरी देखो, ये कहा गया है ये 24 सेंटीमीटर है और ये है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो स्पर्श रेखा से जो केंद्र में लंब खींचा जाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात ये यहाँ पर जो कोण बन जाएगा वो 90 अंश का बन जाएगा, क्योंकि जो स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु होता है और केंद्र होता है, उनके जो बीच रेखा खींची जाती है ये आपकी रेडियस हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है, ये आपकी त्रिज्या होगी। और इसी चीज को हमें ज्ञात करना है, ये 25 है, ये 24 है, तो यहाँ देखिए 90 जैसे बन गया, तो कोण 90 के सामने की भुजा ये आपकी कड़ हो जाएगी, लग भले ना रहा हो कि ये कड़ है, लेकिन ये आपकी कड़ है, ये आपकी लंब हो जाएगी और ये आपके आधार होगी, ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, कड़ हो गई। तो आप वही भाई पुराने वाले जमाने में चले जाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप कहोगे कि ये हमने पढ़ा है कड़ का जो स्क्वायर होता है ये होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कड़ आपका कितना है, कड़ आपका ये 25 है, ये 25 का स्क्वायर कर दोगे, लंब आपका कितना है 24 है, ये 24 का स्क्वायर, आधार आपका आर, यही निकालना है, ये आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कहोगे तो ये 625 हो जाएगा और 24 का कितना हो जाएगा 576 प्लस आर स्क्वायर। 576 को हम लोग पक्षांतर करें तो इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, ये बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर देखो 625 में से 576 घटाओगे 49 आ जाएगा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 49 हो जाएगा, 49 का क्या मान होगा 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 कहोगे, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं, क्योंकि यहाँ देखो लंबाई से बात हो रही है, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा ये विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम आशा करें कि समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 पर। ये तो वैसे आपको कर सकते हो कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2, ये सब पढ़ लीजिएगा। आगे ये तो साइन ए बराबर 4/5 है, तो tan a का मान क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन चलो हम लोग लगाएंगे आसान वाले तरीके से। ये दे रखा है, अब ये दे रखा है, इसको बताने से पहले ये चीजें आप दिमाग में याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल भाषा में। क्या लिखा गया है, लाल बटा कक्का, क्या लिखा गया है, लाल बटा कक्का, ये वैल्यू है साइन ए। तो साइन बराबर देखो क्या होता है, लंब बटे कड़, क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब आपका यहाँ 4 दे रखा है और कड़ कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अब ये 4 और ये 5, तो ये आ जाना चाहिए आपका 3, लेकिन चलो कैसे आ जाएगा ये देखेंगे हम लोग। अब यहाँ से देखो कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कड़ आपका 5 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर और प्लस आधार लिख दो, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 16 को इधर लाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 16 निकल जाएगी, आधार स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 9। तो आधार बराबर स्क्वायर √9 और √9 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। अब ये वैल्यू पता हो गई, अब चाहे जिसका निकालना हो। अब tan का पूछा गया है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका 4 और आधार आपका 3, तो ये हो जाएगा 4/3, क्या 4/3, कौन से विकल्प, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। तो देख रहे होंगे कि विकल्प सी तो बहुत पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, 1 - cos² a,
तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर है। लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ये आपने पढ़ा होगा। कोसेक स्क्वायर है बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर, यही तो पढ़ा है। तो अगर काट को यहाँ से पक्षांतर कर लाओ तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये भी तो बराबर एक के ही होगा। ये चीजें दिमाग में रखिएगा, तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, एक के हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पे आ जाएंगे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 अंश है। देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात कोई एक वृत्त है, ठीक है, ऐसे ही कोई एक वृत्त है जिसमें कहा गया है कि इसकी जो त्रिज्या है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे दी गई है और यहाँ पर इस 60 अंश का कोण बना है, इसी का हमें त्रिज्यखंड का, इसी त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो देखो ये वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये फार्मूला सभी को पता होगा कि वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपके पास 60 है, ये हो जाएगा 360। पाई के फॉर्म में आंसर लाना है, पाई को हम लोग टच नहीं करेंगे क्योंकि देखो सभी में पाई आ रहा है। आर की वैल्यू आप रखोगे तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुणे 12, 6 का देखो 60, एक जीरो से एक जीरो उतार दो, ये इसका 6 टाइम होता है। कितना टाइम, 6 टाइम। अभी 6 कम 6, इसको भी काटो तो ये 2 आ जाएगा, 12 का गुणा 2 में करोगे 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भी विकल्प नंबर क्या, अपना अपना वाला सी, क्या सी सही है, ठीक है। आगे चलेंगे, एक देखेंगे कि यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए, संलग्न फलकों को मिलाकर क्या किया जाए, रखा जाए, तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ घन कहा है, घन कहा है, और घन देखिएगा कैसे घन है, कोई ऐसे घन है, घन ये देखिएगा, घन वो होता है जिसके सभी कोरे क्या हो, बराबर हो, ये घन है। और इसी ये 5 सेंटीमीटर भुजा का समझिएगा, इसमें एक घन और जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है, एक घन और जोड़ दिया गया है, ऐसे ही समझ लीजिए। इसी पे थोड़ा फिगर नहीं बहुत बढ़िया बन रहा है तो फिगर पे ना जाइएगा, आपको सवाल समझ लेना है। ऐसे इसको जोड़ दिया गया है। अब अगर इस फलक को, दो फलकों को जोड़ दिया गया तो देखिएगा, इसकी जब भुजा पहले थी 5 सेंटीमीटर थी, तब 2 जोड़ा जाएगा तो इसकी एक लंबाई क्या होगी, लंबाई बढ़ जाएगी 5 + 5, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौड़ाई आपकी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई, वो भी 5 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि इसको संलग्न फलकों को जोड़ा गया है। उसके ऊपर रखा जाता तो इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, एक ही भुजा बढ़ेगी, चाहे जिसके ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका हमें, जब ये होगा तो ये घन से घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घन से घनाभ बन जाएगा, क्योंकि घन की सभी कोरे बराबर होती है लेकिन घनाभ की नहीं। अब यहाँ इसका देखिए 10 हो गए, 5 5, तो यह बराबर कहाँ रह गया, जब ये बराबर नहीं रहेगा तो ये हो गया घनाभ। तो आप यहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बराबर होता है 2 इंटू LB + BH + HL, ठीक है। अब यहाँ 2 LB क्या है, यल आपका कहोगे कि 10 गुणे 5 + 5 गुणे 5 + 5 गुणे, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 10, बस इसी को सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है। 10 का गुणा 5 में ये 50 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये भी आपका 50 हो जाएगा। ब्रैकेट के सारी वैल्यू जोड़ोगे तो ये बनेगा 125, एक एक 2 गुणे 125 ये बन जाएगा 250, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर पर। कहा गया है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। अब सिक्का आपने सभी देखा होगा, सिक्का देखिएगा, एक सिक्के में कितने शीर्ष होते हैं। आप कहोगे कि एक शीर्ष होता है, यानी कि एक हेड होता है, और एक क्या होता है, एक टेल होता है। एक शीर्ष और एक पैर, दो यानी कि पुच्छ। ठीक है, तो एक हेड और एक टेल होता है। तो कहा गया है कि एक किसी सिक्के को एक बार उछाला गया है तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या बनेगी। तो एक ही शीर्ष है और सिक्के में कितनी छोरें हैं, 2 छोर हैं, तो 1/2 यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। एक ही बार तो आने की संभावना है, एक बार उछाला गया तो शीर्ष आने की संभावना केवल 50% होगी। ठीक है, आगे क्या है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं और इस थैले में से यदि एक गेंद यादृच्छा यानी कि बिना देखे हुए निकाली जाती है तो इसकी लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखो थैले में टोटल गेंद कितना है, तो कहोगे 3 + 5, 3 + 5 आप कहोगे तो ये टोटल 8 गेंद हो जाएगी। निकालने किसको है, लाल गेंद को, तो जो निकाला है उसको ऊपर कर दो टोटल, तो 3/8 क्या बनेगा, 3/8। इसकी प्रायिकता क्या होगी, 3/8 हो जाएगी। ठीक है, न होने की प्रायिकता 5/8 बनेगी, एक मिस। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, क्या होगा, माध्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो हमें क्या निकालनी, चलो देखो ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये और ये, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग समझ लेंगे सही से। वर्ग अंतराल इसका दे रखा है 0 से 10, और क्या 10 से 20, और 20 से 30, और 30 से 40, ये इसके वर्ग अंतराल दे रखे हैं। यहाँ से इसका हम पहले मध्यमान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मध्यमान यानी कि बीच वाला मान। तो बीच वाले मान को अगर कहो तो x से लिखते हैं तो लिख देंगे। तो मध्यमान कैसे निकालते हो कि जो भी वर्ग अंतराल होता है उसकी जो निम्न सीमा होती है और उच्च सीमा होती है, दोनों सीमाओं को जोड़ लेते हैं और उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है मध्य का मान। अब 0 और 10 जोड़ोगे तो आप कहोगे 10 होगा, 10 को अगर 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा इसका मध्य की वैल्यू 5। इसी तरह इसकी निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा इसकी 20 है। 10 और 20 को जब मिलाओगे तो ये बनेगा 30, और 30 का जैसे आधा करोगे तो ये बन जाएगा आपका 15। ये 20 है और ये 30 है, तो 20 30 50, 50 का आधा करोगे 25, 30 और 40 70, 70 का आधा करोगे तो ये 35। ये आ गई इसके मध्यमान वैल्यू। अब बारंबारता इसकी दे रखी है, बारंबारता इसकी दे रखी है 3, 4, 5 और 3। अब यहाँ से इसको बारंबारता को यफ कहते हो, तो यहाँ से हम लोग x इंटू यफ निकालेंगे। अब x इंटू यफ का मतलब ही समझ गए कि इंटू लगाए तो गुणा कर लेना है। तो इनकी केवल गुणा कर लेना है, अर्थात 5 का गुणा 3 में करें तो 5 यहाँ 15, 15 का गुणा 4 में करें 60, 25 का गुणा 5 में करें तो 125, और 35 का गुणा 3 में करें तो 35 यहाँ 105। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए होंगे आप लोग। अब इस वाली वैल्यू को हम लोग अलग जोड़ लेंगे, तो 4 और 3 7, 7 5 12 और 3 ये कितना हो गया है 15। ये देखो यफ को जोड़ा गया है तो इसको सिग्मा यफ लिख देंगे, और यहाँ से हम लोग एफ एक्स को जोड़ लेंगे तो इसको सिग्मा एफ एक्स कर देंगे। जोड़े 125 और 105 230, 230 और 60 जोड़े 290, और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 305। ये आ जाएगा कितना आपका 305। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका माध्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य देखो, माध्य बराबर जो होता है, माध्य ही निकालना था, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो 305 आई है, और ये आपकी 15 है। इसी को सॉल्व कर लो
तो 15 कम 15, एक हो गए 15 दूना 30, 5 है छोटा है, 0 बढ़ा दोगे, ठीक है, 0 बढ़ाओ, 5 उतारे, पॉइंट लगाओगे 50 हो जाएगा, 15 तिया 45, फिर 5 15 तिया 45, लगभग में इसको यही लिख देना है 20.33, 20.33। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन इसका बी वाला सही है, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है, 20.33। आगे देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग। इसमें माध्यक वर्ग यानी कि देखो माध्यक वर्ग यानी कि क्या है, मध्य की वैल्यू ये 12 है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 10 और 15, बस केवल यही माध्यक वर्ग का क्या 10 और 15। तो इस तरह से ये आपके जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे ये आपके सॉल्व होते हैं, खत्म होते हैं। हम लोग अब आज इसके खंड आ खत्म हो गया, अब हम लोग बढ़ेंगे आपके खंड बा पे, खंड बा पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। खंड बा में क्या करना है, 21 नंबर का सवाल शुरू हो जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया है कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। इससे पहले आपने पढ़ा था एक नंबर के क्वेश्चन थे, अब खंड 21 में आपके मिलेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। कितने नंबर के? 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। और खंड बा के 21 नंबर में 6 सवाल होंगे। कितने? 6 सवाल होंगे और प्रत्येक 2 नंबर का, तो इस तरह से 12 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, अर्थात ये 6 से ही हमें केवल 12 नंबर मिलेंगे। अब पहला सवाल इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है हमें। पहला सवाल कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग इसको नए पेज पे सिद्ध करते हैं। तो इसके विरोध में मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें सिद्ध किसको करना है? परिमेय संख्या है, ठीक। इसको अब हम परिमेय मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम ऐसे लिखोगे कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब ये परिमेय है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। जहां Q की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, Q�not = 0 होगा, ठीक है, Q�not = 0 होगा, ठीक है। अब इसको हम P/Q के तो ऐसे इस तरह से √5 बराबर हम लोग लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे ऐसे कि √5 बराबर P/Q, √5 बराबर P/Q। तो इस तरह से अगर यहाँ से P की वैल्यू निकालें तो P बराबर क्या हो जाएगा, √5 × Q हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या कर दें कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करें, वर्ग कर दें। वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का, तो इधर ये बन जाएगा आपका P² और इधर क्या बन जाएगा, √5 का वर्ग करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 × Q², ठीक है। तो ये आपका ये बन जाएगा। परंतु ऐसी कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि परंतु ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिस संख्या में अगर 5 से गुणा किया जाए, जिस संख्या में क्या किया जाए, 5 से गुणा किया जाए और उसका गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। परंतु यहाँ पर ऐसे लिख लो कि परंतु ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिन्हें हम 5 से गुणा करें और उनका गुणनफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग
प्राप्त हो। अब अगर पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त होगा तो उसकी जो वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे, तो वो पूर्ण वैल्यू नहीं मिलेगी। जिस तरह से जैसे अभी आपसे कह दिया जाए कि आप 18 ले लिया जाए, 18 स्क्वायर रूट 18 की वैल्यू निकाला जाए तो ये कोई पूर्ण वर्ग वैल्यू प्राप्त होगी। 28 ले लिया जाए, गुणा करने पर प्राप्त हो, तो अगर इसमें अब हमें पूर्ण वर्ग वैल्यू कब प्राप्त होगी, जैसे उसका गुणनफल 4 मिल जाए, 9 मिल जाए, 25 मिल जाए, 36 मिल जाए, 49 मिल जाए, क्या मिल जाए 7 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 8 का 64 मिल जाए, अर्थात कोई ऐसी वैल्यू बने कि जिसका हम स्क्वायर रूट वैल्यू निकालें तो पूर्ण वैल्यू निकले, तो उसको ही हम परमेय कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, उसको ही हम लोग परमेय कहेंगे। तो ये चीजें क्या होगा, नहीं प्राप्त होगा, उन गुणनफल पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, अतः यही विरोध प्रकट करता है, अतः यही विरोधाभास है, या अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जो हम कल्पना किए थे, क्या कल्पना की थी कि √5 एक परमेय संख्या, अतः जो हमारी कल्पना है क्या है, गलत है। अतः हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इतना ही सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जान के चलिए कि 100% तो नहीं, लेकिन 50% के क्वेश्चन आने का चांस है। अभी पीछे ही आएंगे हम लोग, फिर से क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेख है। देखो, संरेख होने के दो फार्मूले होते हैं, लेकिन हम एक आसान सा फार्मूला आपको बताएंगे आज। तो फार्मूला क्या होता है, तीन बिंदुओं को हम x1, y1, x2, y2, y और y3, x3 ये मान के इनको निकाल लें और इनकी जो वैल्यू निकले वो 0 आ जाए तो बिंदु संरेख हो जाएगा। और अन्यथा एक ढाल भी निकाला जाता है, इनका ढाल निकाल लिया जाए, और अगर ढाल में इनके दोनों ढाल बराबर हो जाएं तो यहाँ पर भी बिंदु संरेख हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो इनकी ढाल हम लोग निकाल लेंगे, 1,5, 2,3 और -2,11। ठीक है, यहाँ पर हम लोग खा नंबर देख लेंगे, का देखे हैं, खा देख लेंगे। क्या दे रखा था, ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन इसका दे रखा है 1,5, 2,3 और -2,11 यही दे रखा है। अब इसी में हमें ये सिद्ध करना है कि ये समरेख है कि नहीं है, समरेख है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर इसको हमको समय के लिए ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तीन बिंदु है, तीन बिंदु मान ले रहे हैं। तो पहले हम ए बी की ढाल निकाल लें। ए बी का किसका ढाल निकाल लें, ये दो बिंदुओं का ढाल एक साथ में निकलेगा, तीन का नहीं निकलेगा। जब ए बी का ढाल निकालेंगे, कैसे करेंगे, ए बी के लिए क्या करें, ए बी के लिए तो ध्यान दीजिएगा, ए बी के लिए करेंगे तो यहाँ x1 बराबर 1 और y1 बराबर क्या 5, और इस तरह x2 बराबर 2 और y2 बराबर क्या 3। तो इसकी ढाल निकालने अर्थात यम निकालने, यम निकालेंगे तो यम बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अपान क्या होता है x2 माइनस x1। तो इस पे हम देखो y2 की वैल्यू क्या है, आप कहोगे ये 3 है, ये क्या है 5 है, तो 3 माइनस 5, और ये क्या बनेगा 2 माइनस 1। तो 3 में देखो 5 बढ़ा, 5 में से 3 निकल जाएगा, -2 और नीचे 1, तो ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह देखो हम BC निकालेंगे, BC के लिए, किसके लिए, BC के लिए, BC के लिए निकालेंगे। अब BC के लिए जब निकालेंगे तो देखो यहाँ से x1 बराबर क्या बनेगा 2 और y1 बराबर बनेगा 3, x2 आपका बराबर -2 और y2 बराबर क्या बनेगा -11। तो यहाँ से यम निकालेंगे तो यहाँ y2 माइनस y1 करेंगे, क्या करेंगे y2 माइनस y1, तो y लिख दो y2
माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, y2 क्या है आपका -11 है, y1 कितना है 3 है तो ये -3 हो जाएगा, x2 आपका -2 है और x1 क्या है 2 है तो ये भी -2 हो जाएगा। -11 -3 -14 हो जाएगा और ये -4। तो ये देखो माइनस है तो माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा आपका 7/2। अब देखो ये दोनों ढाल अर्थात ए बी बराबर, देखो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो नॉट इज इक्वल टू क्या है बी सी, अतः जो दी गई बिंदु है वो संरेख नहीं है। अतः दी गई जो बिंदु है, दी गई जो बिंदुएं हैं वो संरेख नहीं है, वो संरेख नहीं है। ठीक है, अब संरेख कब होती, जब ये दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाती, बराबर हो जाती। अब वो वैल्यू बराबर नहीं है, अतः जो ये बिंदु है वो संरेख नहीं है। अब हम लोग पहुंचेंगे आपके तीसरे सवाल पे, देखेंगे किसमें, तीसरे पे देखेंगे। तीसरे का दे रखा है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, ध्यान दीजिएगा। अब किस अनुपात में विभाजित करता है ये चीजें हमें देखना है। तो देखो एक बिंदु जैसे दे रखा है, एक रेखाखंड मान लो कि ये दे रखा है, जिसपे एक बिंदु यहाँ पर मान लो रेखाखंड ए और बी दे रखा है। ये दे रखा है -3, 10 और ये क्या दे रखा है 6, 8, ये दो बिंदु दे रखा है। और इस बिंदु को एक बिंदु यहाँ पर कोई है, मान लीजिए वो भी ये नहीं पता है कि किस बीच में है कि कहाँ है, बिंदु 1, 6 है, किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात यहाँ हमें m1 और m2 निकाल लेना है। यहाँ m1 और m2 निकाल लेना है, यही ये बिंदु दे रखा है। तो यहाँ देखो जो दो बिंदु दे रखा है वो उस दो बिंदुओं को ये बिंदु -1, 6 किस अनुपात में, किस रेशियो में बांटती है, वो अनुपात हमें बताना है। तो यहाँ से देखिएगा बहुत अच्छा सा सवाल है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ से m1 और m2 निकालना है। तो यहाँ पहले हम जो बिंदु दे रखा है, तो यहाँ से अगर देखें तो यह है x1 बराबर आपका दे रखा है -3 और y1 बराबर आपका दे रखा है 10, x2 बराबर इसी तरह से दे रखा है, x2 बराबर आपका 6 और y2 बराबर आपका दे रखा है कितना 8, x2 बराबर 6 और y2 बराबर क्या दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, ये और यहाँ से देखिए ये जो बिंदु है कौन सा बिंदु है x यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा -6 और y बराबर हो जाएगा 6। हमें निकालना क्या है m1/m2 जो है ये अनुपात इनका निकालना है, यही चीजें हमें निकाल लेना है। तो ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है यहाँ पर आप लिखिएगा कि x दोनों बार में निकालोगे तो वही बराबर, यानी कि x, y बराबर जो होता है ये होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये होता है फार्मूला। अब चाहे देखो ध्यान दीजिएगा, चाहे आप x वाला लो x से कंपेयर कर लो, y वाला ले लो y से कंपेयर कर लो, दोनों स्थिति में m1/m2 की वैल्यू सेम आएगी। दोनों स्थिति में अगर m1 और m2 की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। तो हम लोग चलो पहले एक स्थिति सॉल्व करते हैं, x वाले को क्या करते हैं, x वाले को सॉल्व करते हैं, और चाहो तो दोनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक एक करके सॉल्व करो कि कंफ्यूज ना हो। तो x बराबर से हम ही सॉल्व करते हैं। तो x की जो वैल्यू है -1, यहाँ से ऐसे करेंगे कि -1 बराबर m1 नहीं पता है, x2 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू है 6, m1 जो है 6 प्लस m2 नहीं पता है हम लोग को, और x1 की वैल्यू पता है -3।
बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना है, इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ -1, यहाँ देखिएगा ये क्या बनेगा, एक 6 इंटू m1 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, 3m2 हो जाएगा, और बटे क्या m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तिरछा गुणा करा दो तो ये देखो -m1, फिर क्या होगा -m2, ध्यान दीजिएगा क्योंकि -1 है, और इधर क्या 6m1 -3m2, सभी को एक तरफ कर लो, सभी को क्या कर लो एक तरफ कर लो, सभी को एक तरफ करेंगे तो ये -m1 है, ये आएगा तो ये -6m1 हो जाएगा, -m2 है, ये आएगा +3m2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर 0 बचेगा, -m1 1m1 और -6 -7m1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3m2 ज़्यादा है, ये माइनस है, इसको घटा दो तो ये +2m2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा +2m2। अब ध्यान दी बराबर ये 0, एक वैल्यू को उधर अगर ले जाओगे तो ये -7m1 बराबर -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, देखो ये m1 m2 से इधर भाग करा दो तो m1/m2 बराबर क्या हो जाएगा 2/7, क्या हो जाएगा 2/7, अर्थात वो रेखा उसको 2:60 के अनुपात में बांटेगी, किस अनुपात में 2:7 के अनुपात में बांटेगी। अब हमने x वाला लगाया है, y वाला आप इसके साथ कंपेयर करके लगाओगे तो भी यही वैल्यू आएगी, तो भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप उसको चाहिएगा तो आप क्वेश्चन उसमें लिखा है, आप लगा लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, सेम वैल्यू आएगी। ये था आपका आज का तीसरा सवाल 21 का। चौथा नंबर क्या है कि सिद्ध कीजिए कि sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a बराबर 1, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलेंगे अब हम लोग आज का 4 नंबर सवाल देखेंगे, अर्थात घा नंबर देखेंगे, और घा नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। घा नंबर क्या है आपका, ये दे रखा है sec a फिर 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a बराबर क्या 1, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखा है sec a फिर 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और फिर sec a प्लस tan a, यही तो लिखा है, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करिए, इसको क्या बनेगा, इसको देखो क्या करो, इस sec a को बदल दो 1/cos a, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर भी क्या बनेगा 1/cos a और प्लस ए क्या बन जाएगा साइन ए बटे cos a। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, अब ये सॉल्व हो गया, आपको चाहो तो यहाँ गुणा करो तो ये बनेगा 1 माइनस साइन ए बटे cos a, यही तो बनेगा। और यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए और बटे cos a। ठीक है, ये अब देखो 1 माइनस साइन ए और फिर 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे नीचे क्या हो जाएगा cos a का गुणा cos a में तो एक cos स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आप सभी जानते हो ये होता है cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, इसको एक दूसरे से कट जाएगा, ये बचेगा 1, और यही हमें सिद्ध करना था, आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था आपका घा नंबर सवाल। अब हम पहुंचेंगे आज के अंगा नंबर। अंगा नंबर वाला सवाल आपका दे रखा है, एक बार देखना चाहो तो देख लो सवाल को क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 अंश है, जिसका कोण 120 अंश है। ठीक है, क्या है तो कैसे करोगे इसको, देखो एक ऐसे बनाओगे आप, ये एक वृत्त है
और इसमें कहा गया है कि जो इसकी त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है इसकी, 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है और इसका जो एंगल है वो कितना है, 120 अंश है। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा एंगल को ये 120 अंश है, ये इस तरह से है। इसकी जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 120 सेंटी एंगल है इसका, कोण यानी कि, और त्रिज्या दे रखा है। और इसका हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें सभी लोग जानते हो कैसे निकालते हो। त्रिज्या दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिज्या आर की जो वैल्यू है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर और थीटा की जो वैल्यू दे रखा है वो 120 डिग्री, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, हम सभी लोग जानते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना है, तो एक हो गया 120, क्या 120 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू रखना है, रख लो, क्या रख लो, पाई की वैल्यू यहाँ 10 है तो रख दो 3.14 गुणे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 गुणे 10, ठीक। इसको काटो, 120 अक्कम 120 और 120 का कितना गुना, 3 गुना, तो ये आ जाएगा 1/3। यहाँ देखिएगा 3 दशमलव हम लोग क्या लिखे हैं 14, 10 से गुणा करोगे तो 31.4 होगा, फिर 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 314। ये आपका आ जाएगा 314 अक्कम 314/3। काटना है तो काट दो, 3 2 30 यानी कि 3 अक्कम 3, ठीक है। छोटा है फिर 10, एक बचेगा, हो जाएगा 14, 3 चौके 12, फिर 3 छक 18, 3 छक 18 यानी कि कितना आएगा 104.66 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो ये था आपका 21 का 5 नंबर। 21 का 6 नंबर दिया है कि क्या दे दिया है, आप एक बार पढ़ें। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित आंकड़े बिजली के उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल यानी कि घंटों में की सूचना देती है। जीवन काल यानी कि घंटों में है, ठीक है। जीवन काल या घंटों में कितना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। 0 से 20 की जो बारंबारता है वो 10 है, 20 से 40 की 35 है, 40 से 60 की 52 है, 60 से 80 की 61 है और 80 से 100 की 38 है, 100 से 120 की 29 है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालिए। क्या निकालना है, बहुलक। अब बहुलक आप जानते हो जो मोड होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होता है। तो इसमें मोड अगर आप देखें जो है बारंबारता वाली, सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, 61 आया है। तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 60 और 60 से 80 क्या हो जाएगा 60 से 80 और इसी का हमें जीवन काल निकाल लेना है। चलेंगे हम लोग इसको निकालेंगे, तो ध्यान देंगे। चलेंगे इसका जीवन काल निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है, जीवन काल यहाँ बना लेंगे, इसे चार्ट दे रखा है। जीवन काल ये सब घंटों में दे रखा है और बारंबारता दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। ये दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 20 से 40, ठीक है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100 और 100 से 120, ये दे रखा है। इतना जीवन काल। 0 से 20 की जो बारंबारता है वो आपकी 10 है, 20 से 40 की आपकी 35 है और 40 से 60 की आपकी 52 है, 60 से 80 की आपकी 61 है और 80 से 100 की आपकी 38 है और ये 29 है, ठीक है। ये दे रखा है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, निकालना इसका है बहुलक जीवन काल। क्या निकालना है, बहुलक जीवन काल। तो ध्यान दीजिएगा, जब बहुलक जीवन काल निकालना है तो इसके बारंबारता देखेंगे और बारंबारता में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको देखेंगे। तो बारंबारता में देखिएगा सबसे बड़ी वैल्यू 61 है, तो इस वाली वैल्यू को हम फोकस करेंगे, सारा काम हमें इसी से करना होगा। तो इसके बारंबारता वाली वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो आप ये लिखोगे कि जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग इसका कितना है,
बहुलक वर्ग इसका है 60 से 80। तो इसी पे हमें इसको लगा लेना है। तो ऐसे आप इसका जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग इसका है आपका 60 से 80, 60 से 80। ध्यान दीजिएगा, अब 60 से 80 में इसकी निम्न सीमा ही लेंगे, तो निम्न सीमा को यल से कहते हैं, तो यल बराबर इसका 60 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग F1 कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिख ले देंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं, और ये आपका 61 है। क्या है? 61 है। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता आपकी क्या है? 61 है। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग को देखेंगे। बहुलक वर्ग के ठीक पहले का जो वर्ग है वो 40 से 60 है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता कितना है? 52 है। तो बारंबारता को F से करे हुआ तो ये F0 हो जाएगा। उसके ऊपर जाओगे तो ये F0 की जो वैल्यू है ये 52 है, और उसके ठीक बाद वाला यानी कि F2 कितना है? ये 38 है। ये वैल्यू हमें सब लिख लेना है। इसका वर्ग कितना दे रखा है? वर्ग इसका है, सभी में देखिएगा, 0 से 20, 20 से 40, 60 से 80। तो इनकी जो हाइट है यानी कि इनकी जो गैप है यानी कि एच उसको कहते हैं, इसकी जो हाइट है 80 में से 60 घटाओगे तो ये आ जाएगा 20। अब ये वैल्यू हमें मिल गई, यल मिल गया, एफ मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। अब इसका जो बहुलक है हम उसको निकाल लेंगे। तो इसका हम क्या निकालेंगे? बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है यल प्लस क्या? यल प्लस F1 माइनस F0, क्या? F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F2, ठीक है, इंटू एच। ये इसका फार्मूला होता है। ये चीजें हमें फोकस में रखना है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पर ये जो वैल्यू हमने मानी है इसी को रख के इसको सॉल्व कर लेना है, इसको रख के इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग इसका बहुलक निकालेंगे, इसका बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक जब निकालेंगे, यल की जो वैल्यू है निम्न सीमा आपकी 60 है, 60 प्लस यहाँ देखो F1 आपका क्या है, देखिएगा फार्मूले में क्या लिखे हैं हम लोग, F1 माइनस F0, F1 और F0 52 है। F1 आपका कितना है? F1 आपका 61 है, F0 आपका 52 है, माइनस 2F1 यानी कि 2 गुणे 61 माइनस F0, F0, ठीक है। तो F0 आपका कितना था? 52 माइनस F2 38, ठीक है, गुणे हाइट यानी कि 20। देख लेंगे एक बार, F0 52, F2 38, F1 61। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो ये 60 प्लस 61 में से अगर 52 घटा दिया जाए तो 11 में 2 गई केवल 9, ये बचेगा 9। नीचे आपको सॉल्व कर ले तो 60 दूना 120, 122, 122 में कितना घटाओगे? 38, 52, 90, 90 घटाओ तो ये आपका बच जाएगा 32। कितना बच जाएगा? 32 बच जाएगा, ठीक है। गुणे कितना है? 20 है, ठीक है, कितना है? 20 है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखो ये 60 प्लस यहाँ गुणा कर लो, और चाहो देखो 2 से इसको काट दो, 2 2 20, इसको काट देंगे 16 आ जाएगा। 9 का गुणा करेंगे तो 9 का गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, 90 बटा 16। अब इसी को सॉल्व कर ले, 90 को अगर 16 से, तो पहले देखो 90 है, 16 से इसको भाग देना हो तो आप कहोगे 16 पंचे 80, 10 बच्चा, ठीक है, पॉइंट लगाओगे 0 भर जाएगा, 16 छक्का 96, 4 बच्चा, ठीक है, फिर 0 बढ़ेगा, 16 दूना 32, सिंपल इतना ही लिख लो, प्लस कितना 5.62, 16 दूना बच्चे 8, 16 देखो 16 दूना 32, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, चलो इतना ही लिख लो। तो ये आ जाएगा 5.625 कट गया, 2.5 वजह लिखती है, तो 60 और 5 अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65.625, अर्थात इसका जो बहुलक होगा, बहुलक जीवन काल, वो 65.625 होगा, 65.625। तो इस तरह से जो 21 नंबर के 6 सवाल थे वो आपके क्या हो गए? खत्म हो गए। 21 नंबर के जो 6 सवाल थे आपके वो खत्म हो गए। अब हम लोग पहुंचेंगे आप 22 नंबर वाले पे। 22 नंबर में देखो क्या है, कहा गया है, अब देखिएगा
इसमें से केवल हमें 5 सॉल्व करना है। किन्हीं 5 खंडों को सॉल्व कीजिए, किन्हीं 5 खंडों को सॉल्व कीजिए, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं 5 खंडों को सॉल्व कीजिए। तो 5 खंड की ही सॉल्व करना है हमें। और ध्यान से देखेंगे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। पहला ही सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलेंगे जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके शून्य ज्ञात करना है। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करें, इसका फैक्टर कर दें। तो फर्स्ट ये है आपका थर्ड है, तो 8 ये माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो इसको क्या करें कि 8 बने। तो 4 में से 2 गई 2, 4 दूनी 8, यानी कि इसका जो फैक्टर बनेगा ये माइनस है। इस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। इस दोनों में कॉमन ले लो, इस दोनों में, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से भी x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन करोगे तो ये बचेगा x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो x माइनस 4 बराबर क्या हुआ 0। तो x की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। इसी तरह यदि करोगे कि x प्लस 2 की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब इसमें आपके दो मूल मिल गए। इसके मूल क्या हो गए, मूल इसके हो गए आपके 4 कामा -2। अब अर्थात इसमें आप चाहो तो एक अल्फा हो गया, एक क्या हो गया बीटा, यानी कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या -2। अब इनके हमें क्या निकालना था, संबंध निकालना था। तो इनके देखो मूलों का जो योग होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a, b यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा अल्फा, देखो अल्फा आपका 4 है और बीटा क्या है आपका -2 है, माइनस बी। तो माइनस बी यानी कि देखो माइनस पहले लगा है, बी एक्स का गुणांक होता है -2 और ये का गुणांक 1 है। तो देखो 4 यहाँ है, ये प्लस माइनस ये माइनस होगा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1। 4 में से 2 जाएगी 2 और 2/1 भी 2, अर्थात ये देखो दोनों वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, ये किस स्थिति हो गई। अब इनके हमने जोड़ वाला ज्ञात किया, अब इंटू वाला ज्ञात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यानी 4 है, ये -2। सी की वैल्यू क्या है आपके पास -8 और ये माने 1, तो ये 4 दूनी 8, ये भी -8 बराबर -8। दोनों स्थिति में इसके मूल क्या है, सत्य है। दोनों स्थिति में इसके मूल क्या है, सत्य है। ठीक है, दोनों स्थिति में क्या कह सकते हैं, मूल क्या है, सत्य है। दोनों स्थिति में मूल क्या है, सत्य है, मूल सत्य है। यही हमें निकालना था। आगे आएंगे हम लोग, देखेंगे सवाल नंबर 2 कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब देखिए इनके वर्गों का योग हमें क्या निकालना है, 365 है। 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पहले मान लो कि माना 2 धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक x है तो दूसरा क्या है x प्लस 1 है। अब इन प्रश्नानुसार यहाँ लिखो नीचे ऐसे कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू प्रश्न, यानी कि प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि इनके वर्गों का योग 365 है। तो वर्ग कर लो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये बराबर कितना है 365 है। तो देखो x स्क्वायर यहाँ करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, यही तो बराबर 365 को 75 कर लो, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या होगा 0। अब देखो x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x। ठीक, 365 में से एक का स्क्वायर एक घटाओगे तो 364 बचेगा बराबर कितना 0। चाहो तो 2 कॉमन है, सभी में कर लो, 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, ये कितना 2 कम 2, 1 बचा 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। अब ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि 2 है, इससे गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कर डालो, तो इसका फैक्टर ध्यान दो कि ये होना चाहिए 182। कैसे पता करें कि इसके मध्य पद को, तो 14 में से अगर 13 घटाओ, 14 में से 13 घटाओगे तो 1 बचेगा और 14 और 13 का गुणा हो जाएगा 182। तो ये 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखो x पहले में कॉमन करोगे तो x कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में x प्लस 14 बचेगा और यह माइनस 13 कॉमन करोगे तो यहाँ पर भी x प्लस
14 बचेगा बराबर 0। अब x प्लस 14, ठीक है, एक ब्रैकेट में और x माइनस 13, एक ब्रैकेट में बराबर 0 बराबर 0। अब ऐसे करोगे कि यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -14, जो कि ऋणात्मक है। ये वैल्यू आप अमान कर दीजिए, क्या हो जाएगी, अमान हो जाएगी, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक पूछे हैं। तो x माइनस 13 ये बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। अतः वो दो धनात्मक जो वैल्यू है, एक 13 हो जाएगी और एक 13 और एक कितना हो जाएगी, 14। अतः दो जो धनात्मक आपके पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, वो क्या हो जाएंगे, 13, 14, ठीक है, 13, 14 है, ठीक है। आगे देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बहुत अच्छा सवाल है। किसी बाहरी बिंदु से अगर किसी स्पर्श रेखा पर जो लंबाई खींची जाती है वो समान है, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ये अगर ये कोई बाहर बिंदु है, यहाँ से इसे स्पर्श रेखा की लंबाई ऐसे खींच दी गई है और इसी लंबाई को हमें सिद्ध करना है कि समान है कि नहीं समान है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी स्पर्श रेखा हो गया, तो स्पर्श रेखा और केंद्र से जो भी रेखा खींची जाती है वो एक दूसरे की क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ एक 90 बनाएगा, एक यहाँ 90 बनाएगा। अब यहाँ से जो देखो, केंद्र से हम पहले उस बिंदु को मिला देंगे ऐसे। तो मान लिया जाए ये स्पर्श रेखा आपकी ए बी थी और ये क्या थी, सी बी, और ये जो केंद्र है ये ओ है। तो अगर देखोगे तो इस तरह से ये दो त्रिभुज हो गया। यहाँ हम एक इसका भाजक खींच दिए, यानी कि समद्विभाजक, इस रेखा को बांट दिया गया, तो दो त्रिभुज हो गया। अब एक त्रिभुज से देखेंगे तो हमें यही चीज सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी जो है ये बराबर है किसके, बी सी के, ए बी बराबर बी सी, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलो, अब यहाँ देखो, हमने कहा ये क्या हो गया, समकोण हो गया, तो दो समकोण त्रिभुज बन गए। अब समकोण त्रिभुज वाला नियम लगा दो और फट से इसको सॉल्व कर लो। तो पहले हम लोग ले लेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी से, किससे, ए ओ बी से, समकोण त्रिभुज ए ओ बी से। तो ए ओ बी से आप क्या लिखोगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, जहाँ पर 90 बनता है उसके ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, अर्थात आपकी ओ बी जो है ये कर्ण हो जाएगी। तो आप यहाँ कहोगे कि जो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या, ओ बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, आप इसको फर्स्ट कंडीशन कह सकते हो। दूसरा ले लो त्रिभुज, क्या ले लो, सी ओ बी, सी ओ बी से, सी ओ बी से, सी ओ बी से में भी वही बनेगा, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से देखोगे, समीकरण ऐसे लिखोगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ध्यान दीजिएगा यहीं पर इतना लिखना है, फर्स्ट व सेकंड से देखोगे तो ओ बी और ओ बी दोनों में क्या है, वह है, यानी कि कॉमन है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। आप लिख सकते हो कि ए ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो बनेगा। अब देखो, ए ओ और ओ सी ये दोनों त्रिज्या है, और केंद्र से इसकी त्रिज्या की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। अगर ये एक्स ही कर दो तो ए ओ बराबर ये हो जाएगा, रख दो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। इस तरह से ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये था आपका सवाल नंबर 3। 4 नंबर छोड़ दे रहे हैं, 5 करना है, 5 करा दे रहे हैं। अंगा देखो, अंगा में क्या है कि निम्नलिखित सारणी में किसी कक्षा के विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक दिए गए हैं, उनके प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है, कुछ है नहीं इसमें, आप इसका मध्यमान निकालेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका मध्यमान निकालेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो निकाल लेते हैं हम लोग।
तो प्राप्तांक दे रखा है, इसे प्राप्तांक दे रखा है। प्राप्तांक इसका क्या दे रखा है, देखो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और क्या दे रखा है 40 से 50, 40 से 50, ये इसका दे रखा है। अब प्राप्तांक है, इसका मध्यमान निकालने हम लोग क्या निकालें, मध्यमान निकालें। मध्यमान देखो क्या होता है, इसकी निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ लेते हो, तो 0 10 जोड़ा 10 होगा, 10 का आधा 5, इसी तरह 10 और 20 को जोड़ोगे तो 30 होगा, 30 का आधा कितना 15, इसका 25, इसका 35 और इसका कितना 45। ठीक है, अब ये देखो इसकी जो बारंबारता वर्ग है, अब इसमें दे रखा है, ये देखिएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी दे रखा है, विद्यार्थी लिख लेंगे। ये दे रखा है 2, 10, 8, 4 और ये 6। अब देखिएगा इसको कहो x है और विद्यार्थियों की संख्या को f मान लो, बस कुछ नहीं है, x इंटू f निकाल लो। तो x इंटू f निकालोगे तो 5 दूनी 10, 15 का 10 में गुणा 150, 25 का गुणा 8 में 200, 25 35 का गुणा 4 में 35 दूना 70 दूना 140, 45 का गुणा 6 में तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 3 27 270। ठीक, तो ये आ गई वैल्यू। अब इसको हम जोड़ लें, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 10 4 10 2 12 8 20 4 24 6 30, ये आ गया 30, कितना आ गया 30, ये आ गया आपका सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। इसको जोड़ लो तो कितना होगा 0 0 0, ये सब 0 हो गया, 5 5 4 9 7 16 के 6, ये देखिएगा 2 1 3 1 4 और 2 6 और 1 7, 760 हो जाएगा। ये आपका क्या गया सिग्मा एफ है, ये 760 आ गया। अब इसका माध्य निकालना है, क्या निकालना है, कुछ भी नहीं है। अब आप ऐसे लिखो माध्य, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ एक्स यानी कि 760 और एफ आपका 30, 1 0 से 1 0 उड़ा, आपका बचा ये 76/3, 3 कम 3 3 दूनी 6, 1 बचा, पर कितना हो गया 15 16 हो गया, 3 25 15 फिर 3 3 9 लगभग 25.33 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 25.3, 25.3 इसका क्या आ जाएगा माध्य, ही निकालना था, ये निकालना था आपके सवाल नंबर अंगा में। अब हम बढ़ेंगे आगे नए सवाल पे, तो नए सवाल पे बढ़ेंगे, ये इसका 4 नंबर। 4 नंबर क्या है कि एक थैले में 10 नींबू की महक वाली तथा 15 संतरे की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक। देखो फर्स्ट नंबर बहुत आसान सवाल है, थैले में टोटल गोली कितना है, नींबू की 10 है और संतरे वाली कितना है 15 है, तो 10 और 15 जोड़ोगे तो टोटल इसे 25 गोली हो गई। फर्स्ट स्टेज में इसने कहा है कि बिना देखे निकालती है, तो संतरे की महक वाली गोली, तो संतरे की महक की गोली कितना है, तो आप कहोगे संतरे की जो महक वाली गोली है 15 और ये टोटल गोली है 25, तो 15/25 5 तिहाई 15 55 25, इसकी जो प्रायिकता आएगी वो 3/5। दूसरा कहा है नींबू की महक वाली, तो नींबू की तो है 10 है, तो ये 10/25 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 5 55 25, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/5। ठीक है, तो यही चीजें इसमें था, ये 4 नंबर। अब 4 के खत्म होने के बाद हम लोग आएंगे आपके टोटल को मिला के कितने क्वेश्चन हो चुके, 1 नंबर के 20, 2 नंबर के 6 12 और 4 नंबर के 5 20, तो 20 और 20 40 और 12 52। अब टोटल केवल 18 नंबर के प्रश्न और बचे हैं जो 23 नंबर है। तो 23 नंबर सवाल में देखेंगे 6 नंबर का सवाल है, तो 52 और 6 कितना हो जाएगा 58। क्या कहा, टीवी के सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। बहुत अच्छा सवाल है। अब ये सवाल जो है आपकी समांतर श्रेणी का है, पढ़े नहीं होंगे, किताब में इस तरह का सवाल नहीं दे रखा था, लेकिन चलेंगे हम लोग, तरीका तो इसी का था, कई बार कई सवाल लगाए हैं, तो हम लोग इस तरह का भी सवाल देख लेंगे। तीसरे वर्ष में टीवी कितने हैं 600 टीवी, तो देखो तीसरे वर्ष में ध्यान दीजिएगा कितने में, तीसरे वर्ष में
तीसरे वर्ष में टीवी जो है वो 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तो देखो तीसरे वर्ष में, तो तीसरे यानी कि A3 की वैल्यू दे रखा है 600। ध्यान दीजिएगा, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि A+2D, तो A+2D की जो वैल्यू है ये 600 है, समीकरण फर्स्ट मान लो। और क्या दिया है, 7वें वर्ष यानी कि A7 की वैल्यू दे रखा है 700। ठीक है, तो यानी कि A+6D, A+6D की वैल्यू ये दे रखा है 700, इसको समीकरण सेकंड मान लिया गया हमें। ठीक है, अब एक और दो समीकरण मिल गया, एक और दो समीकरण मिल गया। पहले इसका हम लोग पोस्टमार्टम कर लेंगे। इसका पोस्टमार्टम करने का मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करेंगे और A और D निकालेंगे, A यानी कि प्रथम पद और इसका सार्वधातुक निकाल लेंगे इसके पोस्टमार्टम से। समझ रहे हो? तो पोस्टमार्टम इसका कैसे करेंगे, देखिए दोनों जगह वैल्यू प्लस है, ए में से फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। सिंपल इसको ऐसे लिखें कि समीकरण फर्स्ट, ठीक है, माइनस समीकरण सेकंड। तो A+ देखो 2D ये वैल्यू है बराबर किसके, 600 के, और A+6D ये बराबर है 700 के। घटाएंगे तो देखो ये माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सभी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। A से A कैंसिल हो जाएगा, -6D में से +2D निकल जाएगा, ये आप कहोगे -4D बचा, -700 में से -600 निकल जाएगा, तो ये -100 बचेगा। तो D की जो वैल्यू होगी ये -100 अपान -4 होगी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। डी आपका जो आ गया ये 25 आ गया। अब डी आ गया तो ये निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कहोगे कि नहीं, चाहे हम पहले वाले में रख दें और चाहे दूसरे वाले में रखेंगे, तो डी का मान फर्स्ट में रख दो, डी का मान फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट आपका A+2D था, तो ये इंटू डी की वैल्यू आपकी 25 है और ये बराबर था आपका 600। कितना था, 600। तो देखो ये 25 दूना 50, A+50 बराबर कितना, 600, कितना बराबर 600। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 600 माइनस 50 इधर होगा। ठीक है, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 550। ये आपका आ गया पहला सवाल का आंसर, यही पूछा था प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो आप कहोगे कि प्रथम वर्ष में उत्पादन जो है वो कितना है, प्रथम वर्ष में जो उत्पादन है, उत्पादन आपका कितना है, 550 टीवी का। कितना, 550 का, 550 टीवी का। आगे दूसरा क्या पूछा है सवाल, ध्यान देंगे, दूसरा पूछा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन। तो 10वें वर्ष में उत्पादन हमें पूछा गया है, तो चलोगे 10वें वर्ष का उत्पादन हम लोग निकालेंगे। 10वें वर्ष में उत्पादन, ठीक भैया, उत्पादन। तो 10वें यानी कि A10 की वैल्यू निकालना है, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, A+90। ए आपका आया है 550 और ये 9 गुणे डी की जो वैल्यू आई है ये 25। भैया केवल गुणा करो बाबू, गुणा करो, 25 का गुणा 9 में करोगे 225 होगा, जोड़ दो 5 2 7, ये कितना हो जाएगा 775 से। 10वें वर्ष में उसने कितना टीवी बनाया, 775 बनाया। कितना बनाया, 775 बनाया। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इसमें ये कहा है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो प्रथम 7 वर्ष ध्यान दीजिएगा। तीसरा इसका पूछा गया है प्रथम 7 यानी कि n बराबर आप 7 रख दो। अब n बराबर 7, तो 7वें वर्ष का उत्पादन पता है, हमें योग निकालना है, तो यह आप 7 बराबर कर दो कि ये वाला सिंपल वाला फार्मूला an/2 A+A7। अगर 7 की वैल्यू पता है, इस वजह आसान से कह रहे लगा लो। n की वैल्यू आप रखोगे 7/2, ये आपका 550 प्लस A7 की वैल्यू है आपके पास 700, यही तो था। कहीं हम लोग लिखे थे, ये देखिए, ये 7 की वैल्यू कितना थी, 700, यहाँ दे रखा था 7वें वर्ष उत्पादन। अब देखो ये 7/2, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 1250। कितना, 1250, 2 से काटे तो इसको आ जाएगा 2 छक 12, 2 दूनी 4, 625। गुणा कर लिया जाए भैया, 7 से गुणा करेंगे, 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 छंग 42 और 1 43। तो टोटल 7 वर्ष में जो टीवी बनाएगा वो 4375 टीवी बनाएगा।
तो इस तरह से ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये खत्म हुआ। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे 24 नंबर वाले पे। क्या अच्छा सा सवाल है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो एक कोई मीनार है बाबू, थोड़ा सीधा बनाए हैं। एक कोई मीनार है और इधर कोई एक भवन है। यहाँ कोई एक भवन है और ये क्या है, मीनार है। कहा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, पाद यानी इसके पैर से, इसके पैर से यहाँ से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है, 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, 60 अंश है। यदि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, ये ऊंचाई इसकी दे रखी है, ये 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो मीनार और भवन के पैर को मिला देंगे। अब ये पैर को हम लोग मिला दिए। अब हमें मीनार की ऊंचाई पता है तो हमें निकालना किसकी है, भवन की ऊंचाई। अब अगर भैया नहीं ये पता है तो इसको एच मान ले रहे हैं और कोई समस्या नहीं, इसको चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ठीक है, अब हम लोग देखो पता क्या है इसमें से, तो देखो क्यों कुछ नहीं पता है, इसकी ऊंचाई भी नहीं पता है, इसके मीनार से और भवन के बीच की दूरी भी नहीं पता है। अब इसमें तो एक पता है, तो पहले हम मीनार से निकालेंगे, इसकी दूरी निकालते हैं। ये दूरी अगर हमको समय के लिए x मान लें कि मीनार और भवन के बीच की दूरी क्या है, x है, तो लिख लेंगे कि माना भवन की जो ऊंचाई है, देखो माना ऐसे लिखोगे, माना भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई h मीटर है, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है और भवन से मीनार की दूरी x मीटर है। ठीक है, भवन से मीनार की दूरी क्या है, x मीटर है। कोई कंफ्यूजन, मान लो अब चलो इसी को लगा लो, अगर मान लो कि जो मीनार है वो AB है और भवन आपका क्या है, CD है, भवन क्या है, CD है। तो पहले हम लोग मीनार वाले पे चलेंगे, ABD से देख लेंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ से, चलो नए पेज से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे कि त्रिभुज ABD से ध्यान दीजिए क्या लगाएं, अभी ये तो नहीं पता किया गया ना क्या लगाएं। देखो ये लंब है, ये आधार है, लंब पता है, आधार पता है, किस पे जाओगे, साइन पे, कॉस पे, टेन पे, किस पे, क्योंकि लंब और आधार टेन में मिलता है। ठीक है, कर्ण से जरूरत है नहीं तो हमें टेन के साथ जाना चाहिए, किसके साथ, टेन के साथ जाना चाहिए। तो त्रिभुज ABD में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर आप लिखोगे लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है, देखो क्या है इसके बीच, थीटा की जो वैल्यू है वो 60 अंश है, कहाँ आएगा ये 60 अंश जी। इसका लंब आपका है AB और आधार आपका क्या है, BD। देखो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। AB जो आपका है ये 50 मीटर है और BD आपका x है। यहाँ से हम लोग केवल x निकाल लेंगे, तिरछा गुणा कराएं तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 50 बटे √3। समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। पुनः हम लोग आ जाएंगे भवन वाले पे, आ जाएंगे कहाँ पे, आ जाएंगे भवन वाले पे। किससे ले लेंगे, CDB यानी BDC से ले लें, किससे ले लें, BDC या CD, त्रिभुज BDC से। BDC में भी वही tan थीटा यानी कि tan 30 अंश बराबर लंब इसका कितना है, लंब आपका CD है और आधार कितना है, BD है। तो देखो tan 30 अंश की जो वैल्यू होती है 1 बटे √3 होती है। CD यहाँ पर नहीं पता है, CD h है और BD हम लोग निकाल लिए हैं, BD बराबर x था और x की, चलो BD बराबर लिख लो, सॉरी BD बराबर क्या लिख लो, BD बराबर आप लिख लो, BD बराबर क्या है, BD बराबर x है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखो
एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर यहाँ तिरछा गुणा कराओगे तो एक्स बटे अंडर रूट 3 यही आएगा ना। समीकरण फर्स्ट से ऐसे लिख दो, समीकरण फर्स्ट से एक्स की वैल्यू रख दो तो एच बराबर देखो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू है 50 बटे अंडर रूट 3 और इसका भी बटा अंडर रूट 3, ये तीसरे तल्ले में है, आएगा यहाँ गुणा कर लेगा तो एच की जो वैल्यू आएगी ये 50 बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करोगे तो ये 3 हो जाएगा 50 बटा 3, 50 को 3 से भाग दो देना है तो भाग दोगे तो आ जाएगा 16.66, अर्थात भवन की जो आपकी ऊंचाई होगी वो 16.66 मीटर होगी। अतः भवन की जो ऊंचाई बनेगी वो 16.66 मीटर है। अतः भवन की जो ऊंचाई है वो 16.66 मीटर है। जी सर, तो आगे चलेंगे सर, आगे चलेंगे और आज के मैराथन की अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्गमूल में क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिएगा कोई बात नहीं, दोनों आसान है। दूसरा वाला क्या है, एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंब वृत्तीय बेलन के रूप का है, तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है तथा आधार का व्यास 24। चलो पहला ही लगाते हैं ना, पहला लगाते हैं। क्या है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा सवाल है। 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से एक बेलन है भैया। बेलन कैसा है, देखो बाबू, बेलन है आपके, कहा है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। ये बेलन की ऊंचाई होगा, ये आपके बेलन की ऊंचाई होगा। और एक जो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर है, व्यास भी दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर एक व्यास है। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, यही में इसे खोल काट दी ऐसे, यही ऊंचाई के काट दी, ये ऐसे में काट दी। अब शंक्वाकार जो खोल काटे हैं अपन, चाहे नीचे से काटो चाहे ऊपर से, कोई मतलब है, काट दी इसी ऊंचाई के, तो यहू के तो देखो यही ऊंचाई है और यही एक ही है, तो एक शंकुओं के तो व्यास 2.4 हुई, तो शेष बचे। चलो तो लिख लिया जाए हम लोग। आप लिखोगे कि जो बेलन की ऊंचाई है, हमें क्या निकाले थे, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान दीजिएगा। बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, और ये दे रखा है 2.4। इसी तरह लिखोगे कि बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, ये दिया है 1.4। तो त्रिज्या यहां से लिख लो, क्या लिख लो, त्रिज्या लिख लो, यहां लिख लो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, क्या शंकु की त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं 1.4/2, यानी कि आ जाएगा 0.7, ये त्रिज्या आ गई। अब हमें इसका निकालना क्या है, इसका निकालना है हमें शेष ठोस का निकटतम और सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम लोग शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आप जानते हो कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है, लेकिन शंकु का क्या होता है, आपको भी शंकु का होता है πr/l, क्या πr/l, यल क्या होती है उसकी तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ तो भैया यल नहीं पता है ना, तो पहले हम लोग यल निकालें। तो यल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यल बराबर होता है √h² + r²।
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यल निकाल लेंगे। तो एच क्या है आपका, एच आपका है, देखो ऊंचाई दोनों में सेम थी 2.4 और इसकी जो त्रिज्या आई है, त्रिज्या भैया आई है 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। 24 का स्क्वायर यानी कि 2.4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5.7 अच्छा आ जाएगा और इसका आ जाएगा 0.49। ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 और 6.25 का जब स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे आएंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो आ जाएगी 2.5। कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब यल पता हो गया, एच पता हो गया, आर पता हो गया। अब हम लोग शेष बचे ठोस का निकटतम और सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब चलेंगे हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या होता है, ये बेलन का होता है 2πr(h) और इसका होता है πr(l). देखो πr(l), पाई दोनों में कॉमन है, चाहे पाई और आर कॉमन है, पाई आर कॉमन कर लेंगे हम लोग। पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2h, क्या बचेगा 2h और यहाँ से बचेगा यल। इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7, आर की जो वैल्यू है 0.7, 2 इंटू एच की जो वैल्यू है 2.4 और यल की वैल्यू है 2.5। सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ देखिएगा, इसको जब काटेंगे 7 × 7 इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। 0.1 इसमें गुणा करेगा तो ये 2.2 हो जाएगा। यहाँ गुणा करें तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 4.8, 4.8 माइनस 2.5 घटा देंगे तो घटाओ के बाबू तो ये बनेगा 2.2, तो पहले से ही 8 में से 5 गई, ये 3। ठीक है, और 4 में से 2 गई 2, ये 2.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा। अब इसी का गुणा कर लिया जाए। इसी का जैसे हम लोग गुणा करेंगे तो ऐसे करेंगे कि 2.2 का गुणा 2.3 में करें तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 और ये कितना 6 4 10 के 0, 4 और 1 5, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, तो इसका आ जाएगा 5.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 5.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उस ठोस का। तो इस तरह से आपकी जो मैराथन क्लास थी उसमें 70 में 70 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पेपर तो आपका आता है कितना, लगभग में 70 और 18 4 92 नंबर का पेपर बनता है, लेकिन सॉल्व आपको करना होता है 70। आपको कि 92 कैसे बनता है तो एक बार फोकस डाल लेते हैं पेपर पे। ये देखिएगा अथवा लगा है, यहाँ पर भी 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का, तो करना तो एक ही था ना। इसी तरह इसमें भी अथवा 3 6 के आते हैं, उसमें अथवा लगा होता है। और 4 नंबर के जो सॉल्व करने होते हैं उसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं, 5 ही करना होता है। तो छात्र 18 और 4 वो 22 नंबर बढ़ जाता है। करना 70 है तो 70 बहुत हार्ड नहीं हुआ। अगर 92 के पेपर में आपको 70 ही करना है तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आशा करते हैं कि केवल 2 से 3 मैराथन में आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय